Hello, friends. Welcome to High Five with Dr. Siddharth Arora. दिस इज एन एंटायरली न्यू सीरीज और ये तुम्हारे बड़े काम की सीरीज है, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। मैं हर दिन 5 टफ क्वेश्चंस लाऊंगा अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। सो तुम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर एक और क्विज नहीं बेटा, ये एक और क्विज नहीं, दिस इज नॉट जस्ट अनदर क्विज। क्विज तो चारों तरफ घूम रही है। ओके तुम एक बार इंटरनेट पर डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, ओहो 10,000 क्वेश्चन घूम जाएंगे। फिर तुम वीडियोस में जाओगे 10,000 क्विजेस चल रही होगी। ये क्विजेस या तो ओवरशूट करती है या फिर अंडरशूट करती है। इन अदर वर्ड्स मैंने आमतौर पे देखा है कि एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होती ही नहीं है। या तो शोबाजी में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं होता। सो आई हैव चोजन कपल ऑफ क्वेश्चंस और विच विल बी सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस, और उसकी फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मेरा काम ये है कि ये टफ क्वेश्चन थोड़े टाइम बाद तुम्हें ईजी लगने लग जाए, और ईजी लगने के लिए मैं तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तुम्हें इंटरकनेक्शन आएगा एंड यू बी एबल टू मेक अ हार्मनी ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट, जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो मैं तो पहले दिन से जब से पढ़ा रहा हूँ मैं यही बात बोलता हूँ कि जब तक तुम इंटरकनेक्शन या मैट्रिक्स नहीं कर सकते तब तक तुम इस सब्जेक्ट इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते। द पॉइंट हेयर इज, चाहे वो कॉन्सेप्टोलॉजी मेरे चैनल पे हो, चाहे मैं प्लस क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ, मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन ही नहीं है जिसमें अकेले निकल जाना चाहिए। उसमें बड़ा नुकसान होने का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि एक गलती होगी तुम्हारा 1 साल बर्बाद होगा। ओके और फिर कुछ अटेम्प्ट्स के बाद बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। द आइडिया हेयर इज कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। मेरे लर्नर्स को पूछो, हज़ारों स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सिड लाइव कोड यूज़ करके मेरे क्लासेस को ज्वाइन किया, उनको फर्स्ट डे देखो और एट द एंड ऑफ माई कोर्स देखो, अरे वो इतने बड़े चैंपियंस हो गए। उनको बड़े बड़े 30 मार्क खाओ उसको हरा नहीं सकते। सो द पॉइंट हेयर इज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड मेक योर करियर। कॉन्सेप्टोलॉजी जो मेरा प्लान है वो ये है कि जो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक बुक से करेंगे, लेकिन फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको अलग अलग करेंगे, रेलेवेंट मटेरियल उसमें से ढूंढेंगे एंड फिर एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करते हुए इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स करेंगे। उसी को बोला जाता है प्यार से मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स हो जाता है ना बेटा, तुम्हारी रॉक सॉलिड 24 कैरेट प्रिपरेशन हो जाती है, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सो स्टेजेस ऑफ एस्पिरेशंस में मैं नहीं चाहूँगा कि तुम ये ऑड वाले बनो, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ बुक्स के बेसिस पे जाओगे फेल हो जाओगे, डेल्यूजनल हो जाओगे, मैं जब मर्जी चमत्कार होगा मैं पास हो जाऊंगा तो फेल हो जाओगे, लेजी रहोगे या कल करेंगे अगले साल करेंगे अगले अटेम्प्ट में करेंगे तो फेल हो जाओगे। पहली शुरुआत मिस करो कि येस वी आर मिसिंग समथिंग, वो पहले एहसास होना ज़रूरी है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, और फिर विनर्स एटीट्यूड, लेट्स डू इट। अगर ये करोगे तो पहुंच जाओगे अपने सपने में। और मेरा शेड्यूल टाइम बेस्ड नहीं है, रिजल्ट बेस्ड है। फैक्ट्स विच आर बैक्ड बाय फिलोसफी, strictly relevant study material and teaching methodology, finally leading to rock solid preparation. मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं है कि we have produced results in the past and we are sure that we will continue to do it in the future, because हम बड़ी शिद्दत से, बड़े हार्ड वर्क के साथ, बड़े गुड इंटेंशन से आपको पढ़ा रहे हैं। I have more than 70 million live minutes on Unacademy. I'm the author of 7 best-selling books on polity, governance and IR. पिछले साल 20 में से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी एग्जाम क्लासेस में से आया, एंड फाइनली आई हैव रिसीव्ड टन्स एंड टन्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय लर्नर्स। सो बैटल प्लान जो 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोज ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग इन 2021, मेक श्योर टेक अ 1 year और 2 year कोर्स ओके ऑफ प्लस, और इस कोर्स को कंटिन्यू इस चैनल को देखते रहो। 2022 या उसके बाद है बेटा, तुम्हारे पास 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है, तुम्हारे पास तो किस्मत है, राइट। Take a 2 year or a 3 year course, use the code SEDLIVE and join me। जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं, राइट, इस चैनल को देखते रहो, हो सकता है मैं तुम्हें वो छोटा सा एज दे दूं जिसकी वजह से तुम इस एग्जाम को क्रैक कर दो। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल tinyurl.com/siddharthpolity। आप देखोगे तो यू कैन ईजिली ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और अगर तुम्हारे पास इस टाइम पे मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लो and you can join me on my telegram। तो daily live classes, structured courses, live tests, quizzes, unlimited access, सारे best educators, all the subjects prelims से लेकर main से लेकर optional तक, all under one roof, और वैसे भी बहुत ही reasonable price पे।
अगर तुम इसको ऑफलाइन क्लासेस से देखोगे तो एक फ्रैक्शन पे तुम्हें ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे घर बैठे मिल रहा है। प्लस क्लासेस लो या आइकॉनिक क्लासेस लो या ऑप्शनल क्लासेस लो, एवरी टाइम यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड वेलकम टू टीम SIDLIVE। आज का वीडियो तो सर सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक बड़ा मेजर एतराज़ है, अब हमें डरा रहे हो, आप बोलोगे टफ होगा। बेटा दुनिया में कोई चीज़ टफ ही नहीं होती, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। टफ उनके लिए होता है जिनको आंसर नहीं आता, और आंसर उनको नहीं आता है जिनको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती। अब जब तुम इसकी अंडरस्टैंडिंग करोगे तो तुम्हें करना कुछ ऐसे, ABCD चारों चॉइसेस, एक एक वर्ड को देखो, उसका रीज़न समझो। राइट आया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए वाई इज इट राइट, रॉन्ग लग रहा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए वाई इज इट रॉन्ग, एलिमिनेट कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए वाई आर यू एलिमिनेटिंग, एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। और एक बार तुम ये समझ जाओगे, सब्जेक्ट तुम्हें ईजी लगने लगेगा। मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स को देखा है, बहुत सारे टीचर्स को देखा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो इतना ड्राई कर देते हैं सब्जेक्ट को। ओके ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये बेकार है। ऐसे नहीं होता। होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, सब कुछ आना चाहिए सब्जेक्ट को, लेकिन इट शुड नॉट लुक लाइक अ पेन। एंड दैट इज़ वाई मेरे लर्नर्स जो पे से प्लस क्लास में पढ़े, उनको एक बार पूछो, दे आर स्माइलिंग एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग, वो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन गए। लेट मी शो यू हाउ। आज का पहला क्वेश्चन 60 सेकेंड्स होगा तुम्हारे पास, आंसर दो या तो कमेंट्स में या फिर इन योर नोटबुक। The authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India has to be mandatorily be given by A. the President of India, B. the Parliament of India, C. the Union Finance Minister, D. the Prime Minister of India। तुम्हारे पास है 60 seconds to think about it। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग मत करना। डोंट से ABCD कुछ भी हो सकता है ना, एवरीथिंग शुड बी अ रीजन आंसर। मैं फिर तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज टू मैंडेटरीली बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ABCD, चूज द करेक्ट आंसर। और मैं तुम्हें समय के भविष्य में एक बात बताना चाहूँगा, समय ये है कि तुम्हारे पास अब 30 सेकेंड्स बाकी है। आंसर दो क्विकली इन द कमेंट्स और इन योर नोटबुक, लेकिन आंसर रीजनड आंसर होना चाहिए। रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द गेम। और एक और तुम्हें सूचना दे रहा हूँ कि अब केवल 10 सेकेंड रह गए। ओके 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 एंड द टाइम इज अप एंड बहुत ही अच्छा आंसर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब इस क्वेश्चन को और टफ बनाते हैं, बट उससे पहले इस इजी क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां लिखा है ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज टू बी गिवन बाय। तो इसको हम, ये तो बड़ी प्यारी सी अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। Okay, you can also read this in a very technical form from Article 114, जहाँ पे लिखा हुआ है no grant of funds from the Consolidated Fund of India, no grant of funds from the Consolidated Fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha। So it is very very important कि आप इसी लाइन को ये यहाँ से समझेंगे। तो जब हम अप्रोप्रिएशन बोलेंगे तो ऑथोराइजेशन होगा, ग्रांट ऑफ फंड्स बोलेंगे तो विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो तीनों चीजें मैच हो जाती हैं। तो ऑथोराइजेशन ऑफ फंड्स और द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हमेशा, अब इसको मैं टफ कर रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें बोला था टफ कर रहा हूं। तो जब मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा, सर ये तो गलती हो गया ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो लोकसभा है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अरे सर आप तो केवल बजट स्पीच दोगे। प्राइम मिनिस्टर आप भी नहीं करोगे। तो तुम नोटिस करो, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव है, ये भी एग्जीक्यूटिव है, ये भी एग्जीक्यूटिव है, तो सर ये तो कर नहीं सकते। अब कौन करेंगे, करेगा तो सर पार्लियामेंट। लेकिन इसको और टफ किया जा सकता है, कैसे? जैसे मैं इसको हटा दूं, अब सपोज मैं पार्लियामेंट हटा के यहाँ पे इसकी जगह दो अलग चॉइस डाल दूं, एक जगह लिख लो लोकसभा, एक जगह लिख दूं राज्यसभा। अब आंसर क्या होगा बताओ, और टफ करो। तो अब तो सब पार्लियामेंट तो आ गया था, कोई बात नहीं, अब आंसर हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा का ग्रांट ऑफ फंड्स इज नॉट
necessary, it is a formality deemed to have been passed. अब इसी क्वेश्चन को एक और रूप से देखा जा सकता है, मनी बिल हैज टू बी मैंडेटरीली पास बाय द लोकसभा. सो आइदर वेज तुमको कैटेगोरिकली ये बार बार समझ में आएगा कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप से पढ़ा जा सकता है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो इसको देखो, अगर इजी बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. सो हु कैन गिव्स द ग्रांट ऑफ फंड्स? तो सर लेजिस्लेटिव. तो लेजिस्लेटिव में फिर तुम्हारे पास फिर से दो हो जाएगा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में फिर हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा. राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टफ किया जाएगा. अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और ये, ओके, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुमको होलसम पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एवरी मनी बिल जो होगा इट हैज टू कम ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, तो अब कभी कभी यूपीएससी गेम खेल बैठता है. कैसे? जैसे वो ये बात बोलते हैं, टू पास अ मनी बिल और फॉर अ मनी बिल टू बिकम इनटू एन एक्ट हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. ऐसा कुछ आया तो भैया प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बिकॉज प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन देता है. तो बेटा क्या सारा चक्कर क्या है मालूम है? सारा चक्कर ये है कि क्या मुझे सारे निटी ग्रिटी, सारे नुएंसेस मालूम है कि नहीं, वरना तुम कभी यहाँ से बच जाओगे लेकिन आगे वाले में कहीं ना कहीं ट्रैप में जरूर आओगे. सो मेक श्योर दैट यू नो एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन एंड देन यू. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, सर कितने डेप्थ में जाना है? अरे डेप्थ ही डेप्थ है बेटा, कहानी देखो. अब इसी को और आगे बढ़ाता हूं. सो फॉर अ मनी बिल टू बिकम एन एक्ट फॉलोइंग आर इन्वॉल्व. तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ऑल ऑफ द अबव. आंसर क्या होगा? सर आंसर होगा लोकसभा. नहीं सर, आंसर होगा लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट. नो, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा. बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व. कोई नहीं पूछा, वर्ड क्या यूज किया है? इन्वॉल्व. तो अगर इन्वॉल्व है तो भैया सब कुछ मालूम होना चाहिए, बिकॉज राज्यसभा में भी मनी बिल जाता है. यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा मैंडेटरी या नहीं. तो व्हेन आई सेड द वर्ड टफ, जब मैंने वर्ड टफ यूज किया तो टफ यहाँ पर होता है. ओके, कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर क्या है, वो सवाल तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, वो सवाल समझना पड़ेगा, फिर तुम्हारा जवाब चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आस्क. सो सवाल को समझो और फिर नेक्स्ट देखते हैं. आहा, ये सर हमारा फेवरेट क्वेश्चन है. फेवरेट है तो 60 सेकंड ले लो और आंसर दो. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to proclaim a financial emergency? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 256. और बहुत खुशी के साथ मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स. ओके, which article of the constitution empowers the president to proclaim a financial emergency? Okay, 352, 356, 360 और 256. ऑलराइट, एक खुशी की बात बताऊं तुम्हें क्या, कि अभी 30 सेकेंड बाकी है. या तो कमेंट्स में आंसर दो या नोटबुक में आंसर दो, and make sure that you answer this absolutely well. ओके, ये बड़े फेमस क्वेश्चन थे, इमरजेंसी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. ओके, तो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट. एंड लास्ट 10 सेकेंड्स के साथ मैं करने वाला हूं समय समाप्ति की घोषणा. और समय समाप्ति की घोषणा के अनुसार आंसर इज ओ. सर ये मैं आता था, मुझे पूरा यकीन है तो तुमको ये क्वेश्चन का आंसर आता था, इसीलिए मैंने ये दिया था ताकि मैं तुम्हें ये बात बता दूं. आमतौर पे इन जनरल आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आर्टिकल्स इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते. दे आस्क यू द इनर साइड्स, एज एन उसके अंदर के कंटेंट क्या है, लेकिन दे डोंट आस्क यू द नंबर्स. लेकिन इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स अगर आपको याद हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर यू. तो अगर, वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की पूरा रटने की जरूरत है, कहीं से नहीं. पर जैसे हम लोग प्लस क्लासेस में करते हैं, तुमने नोटिस कर लिया होगा, तो प्लस वाले जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा हमने पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लिया. और मेरे को लगता है उनमें से मेजोरिटी को करीब करीब सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन मुँह ज़बानी याद हो गया.
लेकिन हमने तो कभी याद करवाया ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने इंटरकनेक्शन से किया है। अब तुम्हें कैसे याद करना है, तो तुम्हें ये 3 ज़रूर याद करने हैं, 352, 356 एंड 360। तो ये 4 के डिफरेंस है। ओके, तो यू कैन रिमेंबर दिस। ओके, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंट्स रूल, और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये भी याद रखना कि ये सब के सब पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऑब्वियसली यहाँ तो सर कहानी शुरू हुई है, बिल्कुल सही बात है, अभी तो यहाँ से दास्तान शुरू होती है। तो नेशनल इमरजेंसी ह्यूज डिटेल में, जितना डिटेल में कर सकते हो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल पढ़ना ही पड़ेगा, और ये तो कंट्रोवर्शियल भी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी छोटा सा पार्ट है, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेक श्योर दैट यू नो दिस। एक इसमें एक वो रह गया, क्या रह गया, एक चॉइस रहेगी। कौन सी चॉइस रहेगी? नहीं सर, अरे 256। तो बहुत सारे लोग, पता नहीं किसी ने आंसर दे भी दिया होगा ऐसा कि 256, कहीं तुम 356 या 352 से कभी मिक्सअप मत कर देना। तो बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि 256 एक्चुअली एग्जीक्यूटिव सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसका एस्पेक्ट है, और उसमें बोला है that the executive power of the state should not be acted in a way which is prejudicial to the union imposition of law। तो मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलता हूँ कि 256 can lead to 356। in other words कि if the executive power of the state is so exercised that it starts working which is against the imposition of a union law where it should be applied, तो इसको कंस्ट्रू किया जा सकता है, इसको ऐसे सोचा जा सकता है दैट द स्टेट इज नॉट वर्किंग, और दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली अगर तुम आर्टिकल 356 खोल के देखोगे तो यही लिखा हुआ है, अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इफ इट इज नॉट वर्किंग, अगर आपको ऐसा लगे कि 256 में ऐसा पार्ट है, तो गवर्नर या तो रिपोर्ट दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट ना भी मिले तो प्रेसिडेंट साहब को इंतजार थोड़ा ना कर रहे, ओके, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। सो डोंट मिक्स अप 256 विद 356, इट इज टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। बट येस, 256 कैन बी इंट्रिकेटली रिलेटेड दैट इट मे लीड टू आर्टिकल 356। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये 256, 365 और 356, इसका बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने तुम्हें बताया था द फेडरल स्ट्रक्चर्स में, ओके, इन तीनों को ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। और इसी में फिर आएगा एसआर बोमई केस, इसी में फिर आएगा द सरकारिया कमीशन, और इसी में आएगा द पंची कमीशन। तो ये सारे के सारे तुमको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है? तो हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे। ऑल राइट, चक्कर आने वाली है तुमको। Consider the following statements. A constitutional government is one in which, or rather which, 1. Places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. Number 2. Places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. A constitutional government कौन सी है? ओके, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस। अरे एक सूचना तो दी नहीं मैंने, क्या नहीं दी? 60 सेकेंड है तुम्हारे पास। ओह 60 सेकेंड से आराम से देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुमको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सा गलत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाई से दोस्ती करो। वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वाई नहीं आया तो फ़ायदा नहीं यार, फिर तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। सो आई डोंट वांट यू टू गो इनटू दैट पार्ट। ओके, ध्यान से बेटा, ध्यान से। ये सारा खेलना डेविल इज इन द डिटेल। अगर डेविल इज इन द डिटेल, इसका मतलब है एक एक अल्फाबेट, एक एक वर्ड एब्सोल्युटली क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए और तुम्हें समझ में आना चाहिए। अरे एक खुशी की बात तो पता ही नहीं क्या कि अभी सिर्फ 20 सेकेंड्स रह गए। ओहो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको आ गया है। चलो फाइनली द लास्ट 10 सेकेंड्स और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं, और आंसर है बहुत ही सिंपल, 2 ओनली। अब 1 मिनट, अरे सर 1 मिनट, ना ना ना, नहीं नहीं सर 1 मिनट, 1 मिनट सर, ये क्या है? मतलब आप गलत चॉइस बताइए। places effective restrictions on the authority of the state in the interest of the individual liberty। ये तो बड़ा ही क्लीशे आंसर है सर। ओके, मैं तुम्हें पहले इसका मतलब समझाता था। तो हमारे बीच में कुछ हो सकते हैं नादान परिंदे हो, जिन लोगों ने पढ़ाई की है तो बड़े अपने ही तरीके से सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी करे, तो ऐसे नहीं होता। तो ये है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे किसी भी कंट्री का हो सकता है बट अभी के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 चीज़ें दे रहा है, एक स्टेट को यानी कि सरकार को, और रादर द स्टेट, जैसे सरकार वो गलत वर्ड है, ओके, द एंटायर पावर डॉट डिसीजन मेकिंग अपैरेटस इन द कंट्री, जो स्टेट है ओके उसको पावर दे रहा है। लेकिन ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते। बिल्कुल, रुको यार, क्या हो गया सर? अरे रुको, लिमिट भी तो बनाने दो। तो मैंने इस स्टेट के आसपास ऐसे एक जाली तार बांध दी मैंने ऐसे ना। ये क्या है सर? वो जैसे घर के बाहर नहीं तार लगा देते, अच्छा अच्छा, ये जाल बांध दिया मैंने ऐसे। मैंने कहा भाई स्टेट जो मर्जी करना है ना भाई, इसी के अंडर करना। मतलब यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस भी दे रहा है। वो बोला देखो स्टेट, जितना तुमने पावर दिखानी है दिखाओ, लेकिन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ लिमिटेशन ऑन योर पावर। तो स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो सिटीजन्स के लिए भी होना चाहिए ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन, वरना तू सब कुछ ही वो सिटीजन को बर्बाद कर देगा। तो थोड़ा बहुत तो सिटीजन तेरे कंट्रोल में रहेगा, ओके 100% रहेगा ही रहेगा, लेकिन सारा नहीं, उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओके प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो मैंने देखा था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसमें सो कॉल्ड ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये क्वेश्चन का आंसर सर गलत क्यों है। क्योंकि इसकी फर्स्ट चॉइस देखो सर, इसकी फर्स्ट चॉइस है प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। अब यहाँ पर वर्ड समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। मैं फिर से इस बात को समझता हूँ। अब चक्कर क्या है, यहाँ पर बोला हुआ है कि इसका फर्स्ट चॉइस भी ठीक है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे सुनो तो सही। तो ये बोले कि एक इंडिविजुअल है ओके, और इसको लिबर्टी अलाउड है, ठीक है, और ये लिबर्टी है ना, इस पे भी हम ना रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, ओके हम बेड़ियाँ डाल सकते हैं। वेरी गुड, हाँ तो सर हम तो डालते हैं। कहाँ डालते हो यार? अरे डालते हैं सर, हम जेल में डालते हैं ना लोगों को। करेक्ट है, करेक्ट, ये बात तो सही है। तो हमने जेल में डाल दिया, तो ये भी तो ठीक है सर। देखो यही तो लिखा है, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने बोला था डेविल इज इन द डिटेल। क्या मतलब सर? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहां तक तो ठीक था, ये गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। हम जब तुम पर इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी डालते हैं, तो वो स्टेट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए नहीं होता, वो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए हो सकता है, वो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी के लिए हो सकता है, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए हो सकता है, पब्लिक पीस के लिए हो सकता है, वो हो सकता है। वो इंडिविजुअल लिबर्टी स्टेट की अथॉरिटी को और भारी बनाने के लिए नहीं होता। सो जो लोग जल्दी जल्दी में आंसर देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको भी पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था, ये सर्विसेज में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ, तो उन लोगों बोला अरे सर पहली वाली भी तो चॉइस ठीक है, दूसरी साइड वाला भी तो देखो, ओके ये भी तो ठीक है, बेटा पूरा नहीं देखा ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, दैट इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये तो ठीक है। लेकिन इसको उल्टा करोगे ना,
तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के लिए नहीं हम करेंगे। हाँ, देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, और वो इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी पे नहीं होंगे। दैट इज टू अपहोल्ड द लॉ इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, देश को बचाने के लिए, कोई पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, कोई राइट्स का सिचुएशन है उसके लिए। सो दिस इज हाउ यू आर टू इंटरप्रेट। और तुम नोटिस करते हो यहाँ तक समझने के लिए तुम्हें एक सब्जेक्ट को कितनी गहराई तक और कितने होलिस्टिकली समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हम जाएंगे, अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड in the original preamble to the Constitution of India? Okay, liberty of thought, socialist India, economic justice, equality of opportunity। और तुम्हारे पास खुशी खुशी 60 सेकेंड्स दिए जाते हैं। 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड। आंसर दो या तो कमेंट्स में और या फिर इन योर नोटबुक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक श्योर दैट यू आंसर इट करेक्टली। ओके, हर चीज का वाई मालूम होना चाहिए, वाई। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द ओरिजिनल प्रियम्बल। ओरिजिनल को मैंने कोट्स में डाला है, को ओरिजिनल डुप्लीकेट ऐसा थोड़ा ना होता है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ऐसा नहीं। ओरिजिनल का मतलब समझो। ओके, जिन लोगों को यही नहीं मालूम है कि ओरिजिनल का मतलब क्या है, वो भी कोट्स में डाला हुआ, तो भाई तुम लोग को तो बहुत एनसीईआरटी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड। और इसी खुशी में मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं कि अब केवल 20 सेकेंड्स रह गए। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर दो कमेंट्स में या आंसर दो अपनी नोटबुक्स में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इंपॉर्टेंट है कि आंसर रीजनड होना चाहिए। ओके, और इसी खुशी में मैं तुम्हें आंसर देता हूं समय समाप्ति की घोषणा करते हुए। आंसर ऑफ कोर्स इज सोशलिस्ट इंडिया, बिल्कुल। अब यहां पर दो तीन तरीके देखो, एक ही रास्ता ऐसे ना, एक ही रास्ता अलग अलग तरीके से बॉम्बे पहुंचाता है। बॉम्बे पहुंचाता है, हाँ हाँ। जब हमें मुंबई जाना होगा तो हमारे पास बहुत अलग अलग रास्ते हैं, अपन जैसे दिल्ली आगरा हाईवे ऐसा ले कर भी जा सकते हैं। एक और तरीका है कि प्लेन से ऐसे जूम करके पहुंच जाए। ओके, यहाँ से होता है। अगर तुम सी रूट से जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग एन एम। हमें तो एम है, हमें तो पहुंचना है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा और इंटेलिजेंट लोग कैसे आंसर देते हैं, जिसको अपना सब्जेक्ट पर पकड़ आ जाती है वो कैसे आंसर देते हैं। तो सवाल को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द ओरिजिनल प्रियम्बल। अब पहले मैं उन नादान परिंदों को बता दूं जिन लोगों ने बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा कि ओरिजिनल प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो जो 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ वो ओरिजिनल प्रियम्बल होता है। इसका मतलब है एक नॉट ओरिजिनल प्रियम्बल भी है। हाँ बेटा, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में तीन चीज़ें, तीन वर्ड्स प्रियम्बल में डाले गए। वन वॉज सोशलिस्ट, वन वॉज सेक्युलर एंड वन वॉज इंटेग्रिटी। ओहो, काश कि हमें ये कहानी मालूम होती, फिर तो ये आंसर बहुत ही सिंपल हो जाता कि देखो जो ओरिजिनल में सोशलिस्ट वर्ड आया नहीं था, ये तो बाद में डाला गया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है, उसके लिए वो एक्चुअली करने के लिए तुम्हें ये रटना भी नहीं पड़ेगा। ओके, कुछ और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फिर से प्रियम्बल दिखाऊंगा। दिखाओ दिखाओ, प्रियम्बल में क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बड़े आराम से समझ में आ सकता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ऑलराइट, अरे रुको यार। ओके, तो जो हमारा प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है ऐसे। हमारा प्रियम्बल, रुको, तो हमारे पास होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से वर्ड स्टार्ट होता है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, political, social, economical, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the unity of individual and unity and integrity of the individual. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. वाह, अब क्या है, ये है ये कि हमारे यहाँ पर जो प्रियम्बल है
उसमें ये पार्ट जो है ये सोर्स ऑफ पावर है, ये नेचर ऑफ इंडिया है, और ये ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ, और ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। तो मेरे प्रियम्बल में 4 पार्ट्स है। क्या कहना चाह रहे हो सर, क्या क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? सोशलिस्ट इंडिया ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, वो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। ओके, सो वो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। दैट वाज अगर वो उसको प्रियम्बल के उसमें कॉन्सेप्ट में समझा जाएगा, सो इट इज़ जस्ट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नेचर ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ है बिल्कुल, तो यहाँ था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एट्सेट्रा। अगर सोशलिस्ट होता भी ओके तो वो नेचर में आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए था। वाह वाह, इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल प्रिपरेशन। बताओ तुमने एग्जामिनर को ऐसे, अगर एग्जामिनर ने इंटरव्यू में तुमको ऐसा कुछ घुमाने की कोशिश किया, तुमने ऐसा आंसर दिया, क्या क्लैरिटी है, वाह, ब्यूटीफुल, लवली। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, ऐसे पकड़ते हैं सब्जेक्ट को। तो वर्ड्स तो चाहे जहाँ मर्जी से पढ़ोगे, मैंने बोला ना बॉम्बे मुंबई पहुँचने के 50 तरीके, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर तुम इसको समझ चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर देने का बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इससे एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को, क्या कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रट लो जरा। ओके, ये बड़ा काम आता है। ओके, बिकॉज ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से आते हैं। और इसी खुशी में हम ला रहे हैं अगला क्वेश्चन। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? A. The preamble. B. The fundamental rights. C. The directive principles of state policy. And D. The fundamental duties. So both is simple सा question. Preamble, fundamental rights, और क्वेश्चन आ रहा है माइंड ऑफ द मेकर्स। और इसी खुशी में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें 60 सेकेंड्स का समय है। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको ये क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे पूरा यकीन है तुमको आता होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। लेट्स गो। सो द माइंड ऑफ द मेकर्स, 60 सेकेंड्स तुम्हारे पास है, इसको सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सोच समझ के आंसर दो। हर क्वेश्चन के साथ वाई 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 मालूम होना अति आवश्यक है, गैम्बलिंग करने की जरूरत ही नहीं। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिमाग लगाओ। ऑलराइट, और मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताऊं क्या, कि 20 सेकेंड्स बाकी है। ओके, जल्दबाजी मत करना, एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। वर्ड देखो क्या लिखा है, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और अब क्योंकि 5 ही सेकेंड रह गए हैं, मैं तुम्हें समय समाप्ति की घोषणा करता हूं और आंसर देने को तैयार हूं। आंसर ऑफ कोर्स इज द प्रीएम्बल। अब यहां पर बड़े अच्छे से इसको घुमाया जा सकता है, यू नो, आईना ही आईना है, आईना आईना, मिरर, अच्छा, तो ये रिफ्लेक्शन है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस पार्ट। सी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स थे ना, इनको हम पर बड़ा भरोसा था, इंडियंस पर, और हमारे विजडम पे बड़ा भरोसा था कि हम बड़े सोच समझ के करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर खासकर ना, उनको हम लोगों पे बड़ा भरोसा था। अब पता नहीं वो भरोसा कितना काम किया हम लोगों ने, हम कितने डिजर्व करते थे वो बात अलग है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे मैं ना एक वर्ड लिखूंगा, ओके, उस वर्ड की इंटरप्रिटेशन आने वाला देश और आने वाली जनरेशन्स अपने अपने अनुसार करेंगे। जैसे उन्होंने सेक्युलर वर्ड का यूटिलाइजेशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जस्ट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप बोल दिया। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए, ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए, उसको समराइज किया गया, और उस समराइजेशन को एक छोटे से कैप्सूल फॉर्म में डाल दिया गया, उसको बोला गया प्रीएम्बल।
तो वो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स बोल क्या रहे थे. ओके, तो प्रियम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड, इसलिए बोलते हैं इसको, और भी बड़े सारे से शायराना फॉर्म में बोलते हैं, इट इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, इट इज द लाइट हाउस, इट इज द विजन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो प्रियम्बल जो है वो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड, क्या सोचा जा रहा था. और वैसे ही इस प्रियम्बल का भी एक और रिफ्लेक्शन है. बताओ सर, एक रिफ्लेक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन शुरू हो गया. वो होते हैं डीपीएसपीस. बिकॉज डीपीएसपीस में जो प्रियम्बल में प्रॉमिस किया गया या सोचा गया, रादर सोचा गया, उसको यहाँ पर डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है. सो डीपीएसपीस को कई बार रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रियम्बल बोलते हैं. बताओ, एक आईना इधर, एक आईना इधर. अरे वाह वाह वाह, आई होप everyone has understood. So it's all about aina and aina. Okay, so it is one mirror here, one mirror here. आईने को आईना मैंने बनाया, आईने को आईना मैंने बनाया, एक कांच का टुकड़ा था मेरे बगैर. वाह सर वाह वाह, क्या कहना चाह रहे. कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीपीएसपीस are the reflections of the preamble. Preamble is the reflection of the mind of the founding fathers. लेकिन ये तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको मैनिफेस्ट नहीं करेंगे. एंड दैट इज वाई, एज आई सेड, डॉक्टर अंबेडकर ने हम पर मैंने बनाया, आईने को आईना मैंने बनाया. ओके, वी हैव टू लिव दैट ड्रीम, वी हैव टू इंटरप्रेट दैट ड्रीम according to what the founding fathers had thought. So a very beautiful concept of understanding the preamble. और देखो सब्जेक्ट को कितना रोमांटिक समझाया जा सकता है और समझा सकता है. एंड देन यू विल नेवर फॉरगेट दिस. सिर्फ ऐसा रट रट के मैं छोड़ देना, सर 4 ABCD, सर मेरे को 4 आ गए, सर मेरे 5 ठीक आ गए. डजेंट मैटर. मेक श्योर दैट यू रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज. कितने साल हो गए बेटा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को ये सब्जेक्ट. आई स्टिल रिवाइज, राइट. देन यू अंडरस्टैंड. हर दिन जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, तुम्हारे उसकी वो एक्यूरेसी बदलेगी. यूपीएससी बख्शेगा नहीं, याद रखना. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, डोंट बिकम मैकेनिकल. स्टडी एवरीथिंग इन मोर देन नॉर्मल डिटेल. 30 मिनट्स की जगह 1 घंटा लो. एक टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये बेकार है, उसको पढ़ लो. सब कुछ पूछा जा रहा है. लास्ट टाइम लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ गया. बताओ यार, लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ जाना मतलब यू आर इन ट्रबल. हादिया केस पे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की हादिया केस पे 2019 में क्वेश्चन आया था, और उसके बाद भी अगर तुम लोग ना जागो तो फिर मैं क्या बताऊं. सो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इतने लिमिटेड पीरियड में तुम्हें इतना पढ़ा सकता हूँ, तो जब पूरा पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई माय लर्नर्स हैव बिकम चैंपियंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्लस क्लासेस. I welcome you. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very, very happy to teach you. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. Take it now. Don't waste your time. God bless and Jai Hind.